चलिए, आप सबको नमस्कार। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर हम मेंस को लिखें कैसे, क्या उसमें यूज करना चाहिए, कैसे कौन सा पेन यूज करें, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, क्या कैसे प्रैक्टिस करें, क्या होगा क्या नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सब डाउट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जो लोग बीपीएससी मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और जो 71st की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 72nd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो बच्चा प्लानिंग कर रहा है कि इन फ्यूचर सर मेरे को प्रिपरेशन करना है, उन सब लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं कि आप लोग क्या सोचते हो। पहले पॉइंट, बहुत सारे मिथ आते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं कि सर बीपीएससी मेंस के एग्जाम को जब हम लोग लिखते हैं तो किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। जो लोग मेंस का अभी लिख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है उन सबके लिए। और अच्छे से लिखना है। हो सकता है आज की ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाए, ठीक है। और जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर क्या जीएस पेपर्स के लिए, एसए के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है क्या? पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके एंड से एक आता है कि सर क्या जो हमारी हैंडराइटिंग है वो एग्जाम में कितनी आवश्यक है? मैं एक एक करके आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से एक एक चीज को समझेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें आंसर को पैरावाइज लिखना चाहिए, पैरावाइज लिखें, पैराग्राफ्स के थ्रू लिखें, या पॉइंट वाइज लिखें, कैसे? मतलब इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके एंड से एक आता है कि सर नंबर ऑफ वर्ड पर क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं चलता। पजल रहते हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन करें। जैसे जीएस पेपर 1 से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 से कौन सा इंपॉर्टेंट है, और 68 और 69 के बाद जो एसए इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं, पर मिनट कितना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, वो तमाम बातें विचार। फिर एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम 2 पेन यूज कर लें, क्या हम ब्लैक पेन यूज कर लें, क्या हम ब्लू पेन यूज कर लें। इसका भी आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन होने वाला है। फिर कुछ अंडरलाइन करना है, पॉइंट्स को करें या ना करें, कैसे टाइम मैनेज करें सर। इसके साथ साथ नंबर ऑफ पेज, क्या सर हमें एक्स्ट्रा बुकलेट मिलती है, क्या हमें मैप या डायग्राम बनाना चाहिए, क्या हमारे पास जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है फॉर जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, क्या उनको उपयोग कर सकता है बच्चा, क्या कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सर। और साथ ही साथ कि भाई कि सर हम ऑप्शनल में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, फोन आता है कि क्या सर हम लोग मेंस के एग्जाम में अपना ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपके एंड से आज मैं इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि क्या कोचिंग का रोल होता है और जीएस पेपर, मेंस या ऑप्शनल पेपर्स के लिए। आप लोग बहुत सारे टॉपर्स को सुनते हो कि सर हम लोगों ने कभी कोचिंग नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी करता था, है ना, और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आज डीवाईएसपी हूं, मैं एसडीएम हूं, मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। देखिए डिपेंड करता है बच्चा कि आप लोगों का स्कूलिंग कैसा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने स्कूलिंग किया तो किस लेवल की स्कूलिंग की। आप लोगों को देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं कि सर देखिए हम लोग आईआईटी पास आउट है, हम लोग एनआईटी पास आउट हैं, हम लोग प्रोफेशनल डॉक्टर्स प्रोफेशन से हैं, बीडीएस है, बीएमएस है, हम कोचिंग करें या ना करें। सर मेरा बैकग्राउंड हमेशा से बीए में कर रहा हूं अभी, तो क्या मेरे को कोचिंग करना चाहिए। देखो जो लोग अभी मेंस एग्जाम लिख रहे हैं वो मेंस एग्जाम लिखें,
ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी बात है और दिल से लिखें और सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन जो लोग न्यू बिगनर हम लोग कह सकते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोगों को एक गाइड, एक मेंटोर का नीड है। विदाउट गाइड, विदाउट मेंटोर आप नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल नीड है, ओपिनियन है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें नहीं सर ये तो अपनी मार्केटिंग की बातें हो गई, अपने बारे में बातें हो गई, लेकिन एक मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। देखिए, दरवाजा खोलना सबको आता है। टीचर, गाइड, मेंटोर दरवाजे को कितना जल्दी ओपन कर सकते हो ये आपको बताता है ना। टीचर ये काम करेगा बच्चा, आपको पेड़ पर उठा करके बिठाएगा नहीं, लेकिन हां ये वादा है कि आप लोगों को पेड़ पर चढ़ने की टैक्टिस जरूर बताएगा। ये टीचर का काम होता है, ये कोचिंग का काम होता है, ये मेंटोर का काम होता है। जो काम आप 3 साल में कर सकते हो वो काम आप 1 साल 2 साल के अंदर कर सकते हो। वो डिपेंड आपके ऊपर भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि 100% अगर कोचिंग आप काम ही कर रहे हैं तो खुद से पढ़ना छोड़ दिया भैया अब हम नहीं पढ़ेंगे सर, जो कोचिंग होगा वो वही सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस लेवल की बातें कर रहे हो, कहां आप मेंटोर के लिए काम कर रहे हो, कहां आप लोग अपनी गाइडेंस के लिए काम कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो लोग सेल्फ स्टडी से अच्छे हैं, जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा है, जो खुद से अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, उनके लिए आप लोग, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 2 रास्ते अलग अलग आते हैं। जो लोग अच्छे स्कूलिंग करके आए हैं, अच्छी चीजें पास आउट करके आए हैं, और स्कूलिंग में ये नहीं, किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ। ध्यान रखिए इस बात को, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा। 8th क्लास तक तो हर माँ बाप का बच्चा इंटेलिजेंट होता है। तो समय आता है कि 9th क्लास में जब उसमें हार्मोनिकल चेंज हुए तो वो क्रांतिकारी बनना स्टार्ट हुआ। अदरवाइज उससे पहले तो हर माँ बाप का बच्चा इंटेलिजेंट होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो बिगिनर्स हैं, जिनको कम है, अच्छा किसी काम को अगर तेजी से करना है तो आपको एक मेंटोर, एक गाइड की आवश्यकता होती ही होती है। तो मेरा पर्सनल ये है कि आप लोगों को अगर कोचिंग के बिना सोच रहे हैं कि सर हम विदाउट कोचिंग ये करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। इससे अच्छा ये है कि आप किसी की हेल्प लें, आप अपने सीनियर की हेल्प लें, आप अपने मेंटोर की हेल्प लें, आप किसी अच्छे से कोचिंग की हेल्प लें और वहां से अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें। ठीक है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो गया, जो ऑप्शनल पेपर आता है हमारा, जब से क्वालिफाइंग नेचर आया है, देखिए मैंने दोनों रास्ते बताए हैं। कोई ये बच्चा ये ना कहे कि सर आप तो सिर्फ अपनी क्लासेस की बातें कर रहे हो, क्योंकि जब से क्वालिफाइंग नेचर आया है तो क्वालिफाइंग नेचर के अंदर ये हो गया बच्चा, कोचिंग का कोई ज्यादा नीड भी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइंग, जब पहले क्वालिफाइंग पेपर, सॉरी ऑप्शनल पेपर जब हमारा पूरा पेपर होता था तो उसमें स्कोरिंग के लिए हम लोग भागते थे, लेकिन ऑप्शनल में आपको कोचिंग का नीड नहीं है। ऑप्शनल केवल और केवल क्वालिफाइंग हो गया है। लेकिन हां, जब जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस पेपर 2 की बात करें, एससी की बात करें, कैसे बेहतर लिख सकते हैं, कैसे बेहतर जान सकते हैं, तो वहां आप लोग इस चीज को जरूर फॉलो करें बच्चा। इसके साथ साथ आता है कि सर हैंडराइटिंग जो मेंस के एग्जाम में है वो कैसी होती है। देखिए, ये मेरा क्या, ये तो बीपीएससी एग्जामिनर का भी मानना है बच्चा, आपके पास आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। राइटिंग मायने नहीं रखती है, याद रखिएगा, राइटिंग आपकी मायने नहीं रखती है, यह बात याद रखिएगा। राइटिंग मायने नहीं रखती है आपकी। यह मायने कौन रखता है? मायने रखता है आपका कंटेंट कितना अच्छा है। ठीक है, आप कैसे पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को लिखते हो, कितने बेहतर तरीके से लिखते हो, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपकी राइटिंग बिल्कुल ऐसी हो जो खुद ना समझ सकते हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी राइटिंग है तो बच्चा उसके अंदर क्या होता है ना, एग्जामिनर अच्छा फिर आपके बारे में पॉजिटिव वे से
सोचता है, पॉजिटिव वे से जो है आपके पेपर को चेक करता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। जिसकी राइटिंग खुद को ही समझ नहीं आती वो थोड़ा सा बेहतर कर ले, और राइटिंग का इशू ज्यादा नहीं होता है, ये बात भी याद रखिएगा। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके सामने वो होगा आपका कंटेंट। कितने बेहतर तरीके से आप उस कंटेंट को डिलीवर कर पा रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब भी मेंस की, जब आप मैं क्लासेस भी बात करता हूं, क्लासेस भी लेता हूं, तो मैं हमेशा इस बच्चे को कहता हूं, हर बच्चे को मेरा मैसेज ये जाता है कि आप की पॉइंट्स का यूज करें, आप कंक्लूड करें अच्छा, आप मेंस का जो इंट्रोडक्शन है उसको अच्छा लिखें। मैं हर पेपर के अंदर, हर क्लास के अंदर इस चीज का मैसेज भी देता हूं और उसको अच्छे से डिलीवर करने की प्रैक्टिस भी कराता हूं, है ना बच्चा। तो आप ये बात रखिएगा कि आपकी जो कंटेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। अक्सर बच्चा मेरे पास आकर के कहता है सर मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, वो टेंशन लेकर के बैठ जाता है कि इतना हो कि एग्जामिनर को समझ आए, दैट इज इनफ फॉर यू, आपके लिए काफी है। यानी इसका फाइनल कंक्लूड क्या किया हम लोगों ने कि राइटिंग मायने नहीं रखती है, ये बात आप लोगों को देखना है। इसके बाद आंसर राइटिंग की सर पॉइंट वाइज करें या पैरा वाइज करें? बच्चा वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो डिपेंड करता है। मतलब इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सिर्फ पैराग्राफ ही लिखना होता है, आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसके लिए भी कोई भी आपका, मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो दोनों में आ जाते हैं, कुछ में पैरावाइज लिखना होता है, फिर उसी में पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह के वो डिपेंड करता है बच्चा कि आपका क्वेश्चन कैसा है, कि आपके प्रश्न की प्रकृति कैसी है बच्चा, क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, इस बात पर निर्भर करता है। क्या उसका नेचर है, इस बात पर निर्भर करता है। नेचर अच्छा होगा तो आप उतना ही अच्छा उस क्वेश्चन को लिख पाएंगे, नेचर अच्छा नहीं होगा, मतलब कहना यह हुआ कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन का नेचर, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि भैया आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, आधुनिक समाज के अंदर कंप्यूटर की क्या भूमिका है, यह क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब इस क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, बड़ा इजी है। किस किस प्रकार से हमारी लाइफ में क्वेश्चन जो कंप्यूटर है क्या क्या योगदान दे रहा है। फिर साथ ही साथ बच्चा इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसी क्वेश्चन को पैरा वाइज भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक समाज से जोड़ करके आपसी भूमिका पूछी गई है, तो एक क्वेश्चन ये आया। दूसरा बच्चा, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन को नॉर्मल पॉइंट में लिख सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि संथाल विद्रोह आप लोगों से पूछा गया, इसको पहले आप पैराग्राफ में लिखोगे फिर पॉइंट वाइज लिख सकते हो। तो डिपेंड किया है, किस बात पर डिपेंड किया है कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है। अब मैं बात जो करने जा रहा हूं आप लोगों से, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं पर क्वेश्चन वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जरा इसके बारे में आप हमें बताएंगे। देखिए मैं बात करूं बच्चा, ईच पेपर अगर आपका लगभग कितने मार्क्स का, जो आपके 3 पेपर होते हैं, आप चाहे जीएस पेपर 1 के, हम यहां जीएस पेपर 1 और ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां, क्योंकि ऑप्शनल क्वालिफाइंग नेचर है। हम यहां मेन बात कर रहे हैं जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की और आपके एसए की बात कर रहे हैं। तो आप एक बात सोचिए बच्चा, 300 मार्क्स का पेपर है, एसए की बात कर लो, जीएस पेपर 1 की बात कर लो, जीएस पेपर 2 की बात कर लो। अब इसमें अगर ओवरऑल देखें तो आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, 300 मार्क्स 3 घंटे, यानी 180 मिनट के अंदर 300 मार्क्स आपको कवर करना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं अभी। अब आपके पास वर्ड्स कितने लिखने हैं, आपको लगभग 3000 से 3500 शब्दों का खेल है। अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपको 1 मिनट के अंदर लगभग 17 से 20 वर्ड आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस कहां से आएगी, जब बार बार आप लोग काम करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग होगा
वहां कोई टीचर नहीं होगा जो डिक्टेट कर रहा है या किसी चीज को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो चीजें नहीं होगी। आपका दिमाग उस बात को कैलकुलेट करके आपको वो चीजें, वो कंटेंट, मैंने क्या अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंटेंट, याद रखिएगा प्यारे बच्चा, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और वो कंटेंट कहां? आपके ब्रेन में सेट होगा। वो प्रैक्टिस से आएगा, रोज पढ़ने से आएगा, काम करने से आएगा। और जो मेंस का भी प्रैक्टिस करने, जिन्होंने काफी दिन से मेहनत कर रखी है और बच्चा मेंस के लिए जा रहा है, उसके पास वो ऑलरेडी वो चीजें हैं। कहना मेरा यह है कि आपको 1 मिनट के अंदर 17 से 20 शब्द लिखने हैं। इस तरीके से टाइम मैनेज करके जाना अपना, इस तरीके 1-1 मिनट की वैल्यू समझना। वहां पर आपके पास लगभग 3 से 3,500 शब्दों को आपको लिखना है वहां पर। अब बात अगर जीएस पेपर 1 की करें तो जीएस पेपर 1 के अंदर जो आपके क्वेश्चन करने हैं वो 1 और 4 क्वेश्चन करने हैं। इनके अंदर अगर सब सेक्शंस की बात करें, सब पार्ट की बात करें बच्चा, तो इनके अंदर जो सब सेक्शंस होते हैं वो कुल मिलाकर के 5 से 6 सब सेक्शंस इनके अंदर आ जाते हैं। अब आप सोच करके देखिए, 5 से 6 सब सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन को आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। हर एक सेक्शन आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपके क्वेश्चन है 147 आपके इंपॉर्टेंट। हर एक को आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, जो भी सब सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास लगभग जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी ब्रेन को सेट करके चलना। अगर सब सेक्शंस हैं तो कम से कम आपको 100 या 120 वर्ड्स तक जाना ही जाना है। और अगर 38 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा तो आपको लगभग 450 वर्ड्स तक जाना है। फिर वहीं अगर बात करें एस्से की, 3 सेक्शंस हैं। जी हां, 3 सेक्शंस है ना, हर एक और 3 सेक्शंस के अंदर लगभग 4 क्वेश्चन आपको करना है वहां पर। हर सेक्शन में 4 क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना बच्चा, यहां एस्से की जो वर्ड लिमिट होगी वो आपकी 1000 से 1200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होगी। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का मैंने आपको बताया, जीएस पेपर 2 का मैंने आपको बताया और एस्से का आपको बताया। यानी 1 मिनट के अंदर आपको मेंस के एग्जाम में 17 से 20 शब्दों को लिखना होगा। यानी आपके पास 300 मार्क्स को करने के लिए 3 घंटे का समय है और उस 3 घंटे के अंदर लगभग 3000 से 3500 शब्दों को लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके साथ साथ सर पेन कौन सा यूज करें? पेन आप कोई भी यूज करें, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ब्लू बॉल पेन यूज करें, ठीक है, अच्छा रहेगा। और कोई टेंशन, देखो 2 पेन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेकर जाते हैं, हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, ब्लू से, तो वहां एक्चुअल में क्या होगा बच्चा, आपके पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी है तो आपको उस टाइम को देखते हुए ही काम करना है, ठीक है। आपको उस टाइम को देखते हुए काम करना है। तो मेरा पर्सनल तो ये है कि भैया ब्लू बॉल पेन यूज करें, बढ़िया मस्त है, एकदम से अच्छा चलने वाला पेन यूज करें और उसी पेन से अंडरलाइन कर लें। जो आपको लगे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ ईयर है, कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या उसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल आप अंडरलाइन कर सकते हैं और अच्छे से अंडरलाइन करें, दिखाई दे, हाईलाइट करें। थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसी पेन से जिससे आप कर रहे हो उससे भी कर सकते हैं और उसी से करें तो बेटर है। क्योंकि टाइम हमारे पास सबसे बड़ा इशू क्या है? टाइम का गेम है। क्योंकि घंटे तो 3 ही है ना, आप समझिए, घंटे तो 3 है। आपको क्वेश्चन करना है 7 से 8, सब सेक्शंस के भी मिला दे तो 7 से 8 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन का जो टाइम मिला ना, वो बच्चा 22 मिनट का टाइम मिला है। एक क्वेश्चन का जो टाइम मिला 22 मिनट का टाइम मिला और इस 22 मिनट में आपको मतलब लगभग 25 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, 2-3 मिनट पढ़ने में भी लग जाते हैं। तो मैं लिखने का टाइम बता रहा हूं आपको, 22 मिनट के अंदर क्वेश्चन को लिखना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गेम किसका है? टाइम का है। बच्चा इसी को नहीं समझ पाता। बहुत सारे डाउट हैं, अक्सर इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी हुए होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चे को मतलब इस तरह की जो अवधारणाएं हैं, इस तरह के जो पॉइंट है कि सर छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये कोई बड़े पॉइंट नहीं है, लेकिन बच्चे को तैयारी
करने वाला बच्चा जो है ना, वो बड़ा भोला भाला होता है, ठीक है। वो गुमराह हो जाता है किसी ऐसी चीज को लेकर के, जब जब है ना उसको अच्छी गाइडेंस, अच्छे लोग, अच्छी चीजें नहीं मिलती, तो अक्सर उसके अंदर भटकाव पैदा हो, ठीक है। और उस माँ बाप का सपना, जिस माँ बाप ने चलना सिखाया है, जिस माँ बाप ने माँ खाना खिलाती है, अपने बच्चे को भूखा नहीं जाने देती, बेटी हो या बेटा हो, उनकी जब आंखों में सपने देखते हैं ना, और फिर देखते हैं कि बच्चा आकर के जब ऐसी ऐसी बातें हमसे पूछता है कि सर टाइम कितना मिलेगा मेरे को, सर मैं कितने वर्ड्स में लिखूं इसको। बच्चा पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको आज तक ये नहीं पता कि एक 8 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं। तब बड़ा दिल में दर्द होता है, तब ये आता है कि यार बच्चे को, मतलब हम भी इमोशन हमारे भी बाहर आ जाते हैं, है ना। तो हो सकता है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो बच्चा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल एक एक चीज को मैंने कंसीडर किया है। आप लोगों के एंड से ही अपने आप से डाउट पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं और आपसे बात की। फिर बच्चा पूछता के साथ एक्स्ट्रा सीट्स मिलेंगी आपको। 38 पेज मिलते हैं बच्चा, उन 38 पेज में लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत खुला लिख देते हैं, बहुत खुला लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो आपको बहुत खुला नहीं लिखना, ये भी याद रखिएगा। बहुत खुला आप लोगों को नहीं लिखना, बिल्कुल एकदम से लिमिटेड लिखना है। और आपको उसका लिमिटेड लिखने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो आपको 38 पेज मिलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा आंसर शीट्स आपको नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद सर क्या हम लोग कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? डायग्राम देखिए, फ्लो चार्ट आता है, एक वर्ड आता है बच्चा, फ्लो चार्ट। आप है ना फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को लिखना सीखो। जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उनको फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखो। फिर एक क्वेश्चन आता कि सर क्या हम, जैसे मान लीजिए आप जियोग्राफी के बारे में कर रहे हो या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे अभी बीमस्टेक का वो चल रहा था, मीटिंग भी चल रहा था, आप लोगों ने देखा भी था। तो जब इस तरह के जैसे कंट्री डिनोट करने होते हैं, तो आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हो कि कौन कौन से कंट्री हैं इसके अंदर, तो आप उसको लिख सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। अदरवाइज मतलब इररिलेवेंट नहीं करना आपको, मतलब जिसकी जरूरत भी नहीं थी वहां ड्रॉ कर रहे हो। जिसकी जरूरत है आप उसी को करो, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो। जरूरत है सिर्फ उसको, बाकी और चीजों के लिए आपको नहीं यहां पर करना है। फिर इस बात पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि सर हम जो साइंटिफिक टर्म्स आती हैं, क्या उन साइंटिफिक टर्म्स को हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या है सर? थोड़ा सा कंफ्यूज। देखिए मैं पर्सनली अगर आपको यह बात कहूं, तो आप इसरो ना लिख करके आप लिखें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। आप ऐसे लिखें। आप डीआरडीओ ना लिख करके आप लिखें भारत का जो रक्षा जो विकास संगठन है, आप उसके बारे में लिखें। मेरा कहना पर्सनल, हाँ ये है, जैसे कुछ वर्ड है जिनको आप लिख सकते हो, मान लीजिए उस टाइम एकदम से याद नहीं आया। साइंटिफिक वर्ड्स को थोड़ा सा परमिशन होता है, और फिर भी वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, ये भी याद रखिएगा। उस टाइम एग्जामिनर का मूड क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो आप बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज ना करें, कुछ कुछ जो साइंटिफिक वर्ड हैं उनका आप यूज करें, ताकि जब आप साइंटिफिक वर्ड को यूज करेंगे तो कुछ कुछ साइंटिफिक वर्ड अलाउड होते हैं, बाकी सब अलाउड नहीं होते, ठीक है। बाकी आप इसको पूरा लिखें तो और बेटर है, क्योंकि पूरा लिखने पर चीजों को और अच्छे से एलिब्रेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है बच्चा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? जी हां, आप जीएस पेपर 1 के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन एक देखते हैं, उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेटर जो सिंपल कैलकुलेटर होता है। क्योंकि आप एक बात समझिए बच्चा, अगर वो कैलकुलेशन आप करने के लिए बैठ गए ना, तो आपका तो टाइम ही चला जाएगा, और सारा गेम किसका है? टाइम का गेम है। पूरा का पूरा खेला किसका है? टाइम का खेला है ना। तो आपको कैलकुलेटर सिंपल यूज करने की परमिशन होती है, आपको एडवांस या साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन नहीं होती। गलती से अगर लेकर भी चले गए तो एग्जामिनर या तो उसको बाहर रख देगा या आपको एग्जाम में नहीं जाने देगा, ठीक है सर।
ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बच्चा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आपके, क्या सर ऑप्शनल में मीडियम को चेंज कर सकते हैं? मेंस एग्जाम में मीडियम को चेंज कर सकते हैं किसी पेपर के अंदर मीडियम? देखिए बच्चा, आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होता है तो आप मेंस का एक फॉर्म भरते हो, भरा भी है जिन लोगों ने पेपर दिया है, जो 71st की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 72nd की कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही करेंगे। तो जब आप मेंस का एग्जाम देते हो और फॉर्म अप्लाई करते हो, तो मेंस का एग्जाम देना और फॉर्म को अप्लाई करना, इसके अंदर क्या आता है, आपको पहले ही ऑप्शनल जो लैंग्वेज है आपकी, उस लैंग्वेज को लेकर के पहले ही बात कर ली जाती है। ऐसा नहीं होता कि उस लैंग्वेज को लेकर के बात तो की नहीं है और आपके सामने चीजें ले आए, यानी आपके सामने पहले ही बातें आ जाती हैं। आपको देखना होता है कि भैया मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा मेंस के अंदर मेरे को कौन सी लैंग्वेज मैंने चूज की है। आप जो लैंग्वेज में, देखिए पहली बात तो ये समझे बच्चा, लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट है। जो लैंग्वेज चूज करें जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आप बेहतर डिलीवर कर सकते हो, अच्छा बता सकते हो, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चा, ये आप सबके लिए जरूरी है। तो आपको पहले ही सोच समझ करके अपनी लैंग्वेज पर काम करना होता है। आपको पहले ही उसको बताना होता है कि मेरे पास, मैं इस लैंग्वेज को चूज कर रहा हूं और उसी में आप लोगों को रहना होता है। ठीक है, दूसरी अगले उसके अंदर आए कि सर क्या ये इसको कंक्लूड करो। भाई मेंस लिख रहे हो तो कंक्लूड तो करना पड़ेगा। मेंस का एग्जाम अगर वैसे भी बात करें तो बच्चा कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव वे में होता है। ये मैं आगे जब मेंस के आंसर लेकर के आता हूं तो हमेशा बताता हूं इन चीजों को, तो आप वहां भी इसमें देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो का कंक्लूजन यही रहा कि बहुत सारे ब्रेन के अंदर जो क्वेश्चंस थे, जो मिथ बस्टर थे, उन सबको मैंने क्लियर किया है, एक एक पॉइंट को मैंने आपको बताया है। होप सो ये जो चीजें हैं आपके मेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और आपको जो आपके दिमाग में जो टेंशन है, अक्सर जो बच्चा अपने आप में नर्वस हो जाता है, अपने आप से पूछता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या चल रहा है, क्या मेरी लाइफ में है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, मैं क्या तैयारी करूं, कैसे तैयारी करूं, ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आज मैंने आपके एंड से अपने आप से ही पूछे और एक एक का आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो उन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत एडवांस में कांग्रेट्स उन सब बच्चों को जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा तरीके से, की पॉइंट से, अच्छे से मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं थोड़ा सा और कुछ डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं। बहुत जल्दी वो भी मेरा वीडियो आपको मिलेगा। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे 71st या 72nd की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है, उन बच्चों के लिए भी एडवांस प्रिपरेशन करने के लिए बधाई है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो बच्चा, उस माँ बाप का सपना पूरा करो जो घर में आपकी आंखों में देख करके बैठे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।